अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन साहब, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी जलसा था लॉन्ग मार्च की तारीख के ऐलान से पहले। यही कहा गया था कि ऐलान मुल्तान के जलसे में हो जाएगा, लेकिन किसी वजह के तहत इमरान खान साहब ने कहा कि कोर कमेटी का इजलास पेशावर में इतवार के रोज़ यानी कि कल बुलाया गया है। इस इजलास के बाद फैसला होगा। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि जी फैसला इतवार को ही हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ ये भी तारीख आ रही थी कि 25 से 29 तारीख के दरमियान लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। बहरहाल आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जी कल ऐलान होगा, या तो कल हो जाएगा या फिर 25 से 29 के दरमियान हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरी तरफ जो मुल्तान का जलसा था, ये तारीखी जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स यही मिली हैं कि इस जलसे में जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, ये तादाद उस जलसे से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी जगह पर इसी स्टेडियम में 2014 में धरने के दिनों में किया था, उससे कई गुना ज़्यादा थी। बल्कि जलसा स्टेडियम में हो रहा था और एक जलसा स्टेडियम के बाहर भी हो रहा था। घंटाघर चौक पे भी ये इतलात मिली कि वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और जब ये घंटाघर चौक पर पीडीएम के जलसे में, कि जिसमें आसिफा भुट्टो साहिबा ने खिताब किया था, उसमें जितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, उससे ज़्यादा लोग कल सिर्फ घंटाघर चौक पर थे। इस जलसे के इख्तिताम पर ही इमरान खान साहब खुसूसी तैयारी के जरिए पेशावर रवाना हो गए। अब सबको इंतज़ार है कि जलसे लॉन्ग मार्च की क्या तारीख होगी और क्या ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। इससे पहले जो लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह धरना दिया था इस्लामाबाद में 2014 में, उसमें तो कामयाबी हासिल नहीं हुई। और इसके अलावा जब पीडीएम ने भी एहतजाज, मौलाना फजलुर रहमान साहब लीड कर रहे थे, इस्लामाबाद में ये एहतजाज हुआ तो उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। तो क्या इस बार कामयाबी होगी? और कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में इलेक्शंस के ऐलान के साथ जुड़ी हुई है कि फौरी इलेक्शंस करवाए जाएं। हुकूमत वक्त यकीनन मुश्किल में है। इत्तेहादियों का इजलास हुआ है और इत्तेहादियों के इजलास में शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद का इजहार किया गया है, लेकिन साथ में ये भी खबर आ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने और दीगर इत्तेहादियों ने भी ये कहा है कि कुछ दिन और देख लें, अगर इदारों की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब का भी यहाँ पर बयान उसको रेफरेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। जो शहबाज शरीफ साहब ने कराची में कहा, उनका ये कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत को मुक़्तदर हलकों की तरफ से 3.5 साल भरपूर सपोर्ट मिली और उस सपोर्ट का सिर्फ अगर 30% भी मिल जाए तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होनी थी। आज की तारीख में हमने देखा कि साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनको इस्लामाबाद में महकमा एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से। और इस पिटिशन की रोशनी में आज रात 11:30 बजे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनीला साहब ने यह हुक्म जारी किया है कि शीरी मज़ारी साहिबा को अदालत में रात 11:30 बजे पेश किया जाए। और ये वही अदालतें हैं कि जिस पर खान साहब भी अपने जलसों में अभी कुछ दिन पहले कहते चले आए हैं कि जी उन्हें बहुत दुख है और उनके दिल में ये बात हमेशा रहेगी कि उनके लिए रात को 12 बजे अदालतें लगाई गई। आज के प्रोग्राम में जी हम मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लालचंद साहब ने। लालचंद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर गौस खान न्याई साहब ने। न्याई साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर तालपुर साहब, आपको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले गौस खान न्याई साहब, जनाब एक तरफ गिरफ्तारी, दूसरी तरफ हमजा शहबाज साहब का ये कहना कि उनकी तरफ से रिहाई का हुक्म दिया गया है, तो क्या ये गिरफ्तारियां और रिहाइयां इसी तरह ही होनी है कि हमजा शहबाज साहब ने, अब यही तासुर जा रहा है कि उन्होंने कहा था, यानी कि आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि गिरफ्तार किया जाए, फिर आप ही की गवर्नमेंट कह रही है कि रिहा किया जाए। और ये जो केस है जो बनाया गया है जिसपे महकमा एंटी करप्शन हरकत में आया है, इस तरह के तो लातादाद केसेस हैं। ये तो चलें, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा हैं, हाई प्रोफाइल केस है, या एक अहम शख्सियत हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी रही हैं। इसके अलावा भी बेतहाशा ऐसे केस हैं जहां पर ब्यूरोक्रेसी की भी कई लोगों ने इस तरह की कई घपले और हेरा फेरियाँ की हुई हैं लैंड रिकॉर्ड में, और उसके नतीजे में उससे मुस्तफ़ीद होते आए हैं। और उनके साथी ब्यूरोक्रेसी में जो लोग मौजूद हैं वो उनको फ़ायदा पहुंचाते रहे हैं, उनको फेवर्स करते रहे हैं। और जब बल्कि ऐसे लोग उनसे बात करते हैं किसी भी मदद की, तो वो ये नहीं कहते कि मेरिट पे फैसला करें, वो कहते हैं जी हमें फेवर चाहिए, फेवर करके दें। तो ये मामला है क्या गौस खान न्याई साहब? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, शीरी मज़ारी साहब की गिरफ्तारी आपने देख भी लिया, और जिस तो सवाल है केस का दिया गया वो एफआईआर भी है कि ये दरख्वास्त दी गई थी कोई मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में।
तो उस वक्त तो हमारी हुकूमत नहीं थी और ये FIR पहले की है। बाद में सुना है कि ये शीरी मज़ारी साहब क्योंकि गवर्नमेंट में थी तो इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालती रही। तो इसमें हमारा तो ये है कि एंटी करप्शन ने डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है और जब हमें पता हमारी हुकूमत को पता चला है तो उन्होंने कहा कि नहीं जी पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम्म। तो हमने तो हमजा शहबाज साहब ने तो उनकी रिहाई का हुक्म दिया है हम्म। और हमारा कोई इसमें उनके कि जी कोई इल विल है हमारी या हमारी तरफ से कोई कैसे की है, हमारी तरफ से कोई पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरल की तरफ से ऐसी बात नहीं है। जी एक महकमे ने अपने तौर पर एक एक्शन लिया है। सर, मैं एक्शन माजरत के साथ सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी महकमा एंटी करप्शन इतना एक्टिव नहीं था, बल्कि कई महकमा एंटी करप्शन की रिपोर्ट्स हैं, मैं वो सामने भी मंजर आम पर भी ला सकता हूं जब वक्त आएगा, कि जिसके अंदर जो कल्प्रेट्स हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुतलका महकमों से ये रिपोर्ट्स उन तक मिल चुकी हैं उन्हें कि जी वाकई में ये हेर फेर हुई है, दो नंबरी हुई है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। देखिए जी इसमें हमारी हुकूमत ने ये या पंजाब हुकूमत ने या फेडरल हुकूमत ने नहीं किया, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने किया है। और जब हमारी हुकूमत को जो पता चला है तो उन्होंने कहा कि इसको इनको रिहा कर दिया जाए। और फिर उनकी जो बेटी है उसका अपना एक व्यू है वो और वो जो किसी का नाम वो भी ले रही है कि वो फलां ने गिरफ्तार किया है। बहरहाल ये उसका अपना व्यू है। हम्म। हम तो जो हमारे सामने चीज़ है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार की है और हम तो फिर जब तो उसके खातून होने के नाते हमजा शहबाज साहब ने उन्होंने कहा कि इस तरह गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, इस तरह गिरफ्तार किया गया है। तो हमने तो उसकी रिहाई का हुक्म दिया है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, प्रापति कैसी की जाए। और फिर आप जैसे आपने भी फरमाया कि जी अतमनल्ला ने भी उसकी बेटी जो कि एक लॉयर भी है, उन्होंने हाई कोर्ट 11:30 बजे रात खुलेगी और फिर उस पर देखो क्या होता है। तो हमारी तरफ से कोई विल नहीं है। हम तो इस बात पर यकीन रखते हैं कि कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। हम किसी की हमारा पहले दिन से यही नारा है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, हम्म। नहीं करेंगे और ना हम अच्छा, इसके ये कायल सब हैं। उस दिन भी हुआ है गौस का न्याय साहब कि जब आईजी इस्लामाबाद एहसन यूनुस साहब, जो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं और इसमें ये कोई दूसरी राय नहीं है, आप मुख्तलिफ हल्कों से भले उस पर फीडबैक भी ले लीजिए, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, उनको बतौर आईजी हटाया गया है और उनको रिप्लेस करके नए आईजी को लाया गया है और उसी दिन ये सब हो जाता है। तो ये भी तो इस तरफ भी बात जाती है कि ये पूरे एक प्लान का हिस्सा था। कि कोई ऐसी प्लान कैसा नहीं था। और फिर अगर हमने करना तो आईजी को तब्दील करने की क्या जरूरत थी। बारह एक व्यू है उनकी जो लवाकिन है वो अपने खदशात किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से अभी वो तो बात तय होगी कि इन्वेस्टिगेशन जब होगी कि किसने गिरफ्तार किया, किसकी ईमा पर गिरफ्तार किया गया, केस कितना पुराना, तो सारी चीज सामने आ जाएंगी। और मैं तो शुरू से हम इस बात का कायल हूँ और हमारे की आदत भी हमेशा इस तरह है कि खवातीन का एहतराम तो हम लाजिम करते हैं। और फिर मैं तो बड़ा मुझे दुख हुआ है कि PTI के कुछ लोग ये ट्वीट्स कर रहे थे कि जी मरीम नवाज तो मलका की तरह आती थी तो कोर्ट में इस तरह पेश आती थी, तो शीरी गुजारी के साथ इस तरह बेहमाना सलूक किया है। तो मैं तो हैरान हूँ। मरीम नवाज साहब ने तो खुश होकर गिरफ्तारी पेश की थी, खुद गिरफ्तारी पेश करने आई थी, रैप कोर्ट में भी आई थी। फिर जब उसके वालिद को जब खाना देने गई थी वहां घुस के नैब वालों ने गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी, कोई रजिस्ट नहीं किया था। अब बिल्कुल के साथ चल पड़ी थी। तो इन्होंने जो कि रजिस्ट किया तो फिर उन्होंने ज़ाहिर है पुलिस वालों ने या जो भी थी उन्होंने उसका बिहेवियर इस तरह होना नहीं चाहिए। लेकिन जो पुलिस ने किया वो उसको रजिस्टर की वजह से, अगर रजिस्टर ना कर दी तो शायद इतना मामला आगे ना जाता। पर हमने तो उसका इस बात की हमने तो हमारी तरफ हुकूमत ने शहबाज ने कैटेगरी कहा है कि फौरन इसको रिहा कर दिया जाए। ठीक है। बाकी मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट 11:30 बजे खुलेगी। देखो कोर्ट क्या फैसला करती है, उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक। लालचंद साहब, अब आपको ये अदालतों पर जो एतराज़ था या दुख था जिसका खान साहब ने भी कई बार इजहार किया अभी अपने जलसों में कि जी उनके लिए रात को 11-12 बजे अदालत लगा दी गई थी, तो अब तो मेरे ख्याल में आपको इस पर कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। आज रात 11:30 बजे शीरी मज़ारी साहिबा के लिए भी अदालत खोली जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि जिस तरह डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर भी रही, जिनकी एक बहुत बड़ी इस मुल्क के लिए खिदमात है, उनको एक बड़े भोंडे तरीके से अरेस्ट किया गया और फिर एक ड्रामा किया गया चीफ मिनिस्टर, जो सेल्फ इम्पोज्ड चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उनकी तरफ से
उन्होंने पहले तो ऐसे शो किया कि वो जैसे कुछ पता ही नहीं हो, और फिर उन्होंने कहा कि उनको जो है आजाद किया जाए। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक उनकी आजादी अमल में नहीं आई है। हाई कोर्ट का ये फैसला कि उनको 11:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाए, ये एक वेलकम मूव है। जो गौरव न्याजी साहब कह रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा ने भी जो इस तरह से खुशी खुशी गिरफ्तारी की, देखें उन पे चोरी के इल्जामात हैं और वाज़ेह इल्जामात हैं, वो कन्विक्टेड हैं, उनको सजाएं हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट के कमीशंस ने उनको इन्वेस्टिगेट किया है। डॉक्टर शीरीन मदारी पे जो ये एक झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई 56 साल पुराना कोई एक डिस्प्यूट है, जिसके हवाले से भी कोई इतना कोई एविडेंस नहीं था। और ये एक ब्रेजन एक जो अटेम्प्ट थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसको हरासा किया जाए, ताकि वो आज़ादी मार्च के हवाले से उनको बैकफुट पे लाया जा सके। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत के इस अमल से पाकिस्तान पूरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन चार्ज हो गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत में चाहती है कि ये जो मार्च हो, आज़ादी मार्च, ये पुरअमन हो। लेकिन हुकूमत चाहती है क्योस फैले और इस तरह की चीजें हो। ये सिर्फ वहां पर ही नहीं हो रहा, ये सिर्फ शीरीन मदारी तक ही मामला नहीं रुका हुआ। आजकल लगता है पूरे पाकिस्तान में जियालों की रूह जो है हुकूमत कर रही है। सिंध में आप देखें, हलीम आदिल शेख पे जो है मुतअद्दिद केसेस किए गए हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। वो एक टीवी शो में बैठे हुए थे, उस टाइम पे उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया गया है। आलमगीर खान के घर पे रात पुलिस ने रेड किया है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की है। रात बनी गाला पुलिस गई है और वहां पे जो हमारे वर्कर्स थे उनको हरासा करने की कोशिश की है, और ये इंडिकेट कर रही है हुकूमत के हम किसी वक्त इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे। लेकिन मैं इस हुकूमत को ये वार्न करना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत चार्ज हैं, आप कोई ऐसी गलती ना कीजिएगा जो गैर कानूनी हो। शायद फिर इमरान खान भी अपने कारकुनों को रोक ना सके, उसका रिएक्शन बहुत सख्त आएगा। ठीक है। तो लिहाजा ये जो हुकूमत है ये बौखलाहट का शिकार है और चाहती है कि कुछ इस तरह के किए जाएं इकदाम जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है पुरअमन रहने से हटाया जाए। लेकिन हम हर सूरत में चाहेंगे कि पुरअमन रहे और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए और इस इम्पोर्टेंट हुकूमत के खात्मे के लिए। और आज बड़े अजीब सीन आपने टीवी चैनल्स पे देखे, ये पाकिस्तान का वजीर आज़म जो खुद को कहलाते हैं और पंजाब का वजीर आला जो खुद को कहलाते हैं, वो आज कोर्ट में मुजरिमों की तरह बैठे हुए थे। 16 अरब रुपए की करप्शन के वो केसेस है। ये मुल्क के लिए इंतहाई एक खतरनाक विजुअल्स है जब बाहर जाते हैं और दुनिया पूरी रिपोर्ट करती है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 16 अरब की चोरी के इल्जाम में कोर्ट में पेश हो गया। और फिर आप देखें ये किस तरह इन्होंने कोर्टों को, आज कोर्ट के उस जज को जो उनको सुन रहा था उनको अदालत में आने से रोका गया, उनके गार्ड से मिसबिहेवियर किया गया है। किस तरह जो वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे, उनको चेंज करके और अपने प्रोसिक्यूटर लगाए जा रहे हैं ताकि। ठीक है लालचंद साहब, तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं। तैमूर तालपुर साहब, आपकी तरफ आने से पहले अभी जो लालचंद साहब ने दो वाकयात का हवाला दिया, हलीम आदिल शेख साहब का, दूसरा आलमगीर खान साहब का, और फिर आज एक केस FIR दर्ज हुई है सिंध में अरशद शरीफ साहब के खिलाफ भी। तो ये हो क्या रहा है? क्या ये विक्टिमाइजेशन का आगाज़ है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो विक्टिमाइजेशन में बिलीव नहीं करती है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज भाई, मैं मजम्मत करता हूँ शीरीन मदारी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में ना बिलीव करती है, ना सपोर्ट करती है, और ना ही कभी फ्यूचर में सपोर्ट करेगी। जिस तरह से मैं मजम्मत करता हूँ शीरीन मदारी साहब की गिरफ्तारी की, उसके साथ साथ मैं डिमांड करता हूँ कि एक बहुत कमेटी बनी थी जो जल्द से जल्द इस चीज का इन्वेस्टिगेट भी करे कि क्या रीजन था, क्यों गिरफ्तारी हुई थी, और अगर ये गलत गिरफ्तारी थी तो हम उसकी हर तरीके से मजम्मत करेंगे। इसके साथ साथ भी मुझे याद आता है जब मेरी बहन अदी फरियाल डालपुर साहबा को इन्होंने गिरफ्तार किया था झूठे फेक सियासी केस में। पूरी दुनिया को पता है कि उनको फेक सियासी केस में इन्होंने अरेस्ट किया था, और अरेस्ट करने के बाद मजे की बात ये है कि फिर जो अस्पताल में जब उनको भेजा गया कि उन्हें अस्पताल में जाके और डॉक्टर ने कहा कि उनको जरूरत इलाज की, तो आधी रात को हमारी बहन को वहां से जबरदस्ती निकाल के और जेल में शिफ्ट किया गया। तो ये सब चीजें इन्होंने की हैं।
एक तरफ मैं मजम्मत भी करता हूँ और एक तरफ मैं समझता हूँ कि इनको इनकी अपनी टेस्ट का जो है ना, जो अपने ही पॉइजन का टेस्ट मिला। ये बेशर्मी की जो हरकतें हैं जो ये सियासत में करते आए हैं, ये पीटीआई का ही काम है। अब आप दूसरी बात करें हलीम आदिल शेख साहब की। हलीम आदिल शेख एक लैंड ग्रैबर है। सिंध की सरकारी जमीनों पर हलीम आदिल के कब्जे हैं। मुन्नी बेगम के प्लॉट पर आज तक हलीम आदिल का कब्जा है। कुछ हमने खाली कराया है, कुछ अभी तक उसके पास है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने फौज डॉक्यूमेंटेशन की हुई है। तो ये हलीम आदिल शेख हो या हलीम आदिल शेख के बड़े हों या उसके छोटे हों, जो जो कानून के साथ ज्यादती करेगा, जो जो सरकारी जमीनों पे कब्जे करेगा, जो जो जाके फायरिंग करेगा, जैसे आपने देखा था वीडियोस वायरल है जो हलीम आदिल शेख फायरिंग करते बाय इलेक्शन के दौरान भी, जी जी, जिस पर उन पर भी केस भी बना था, बिल्कुल बना था और सब वीडियो एविडेंस थी। तो इनको मैं एडवाइस दूंगा कि जरा घर पकड़ के बैठें। इनकी हुकूमत जा चुकी है, ये अपोजिशन में है। वो जमाने जब ये दूसरों के साथ ज्यादतियां करते थे, कब्जे करते थे, लड़ते थे, वो अब ये चीजें नहीं कर सकते और अगर ऐसे करेंगे तो आई एम श्योर हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन लेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे क्यों ना वो इमरान खान खुद हो। और दूसरी बात अली मुमताज साहब, मैं ये भी क्लियर करता जाऊं कि जो हर बात पे हमें धमका डरा रहे हैं कि मार्च कर देंगे और लोग आ जाएंगे, तो हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जहां पर मार्च करना है करो, जितने बंदे ला सकते हो लाओ, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। आप जब तक कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हमारे ठीक। आलमगीर खान साहब के बारे में भी बताइए, उसका भी ये भी हवाला दिया है लालचंद साहब ने। मुझे इसके बारे में नहीं पता, ना ही मेरे ख्याल से कोई एफआईआर हुई और मुझे ऐसे किसी वाकये का पता नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आई एम श्योर मेरे नॉलेज में ये चीज आती, पर आपके शो के बाद आई मेक श्योर कि फाइंड आउट कि ये क्या मामला है। मुझे नहीं पता कोई सरकार की तरफ से हुआ है या किसी प्राइवेट बंदे ने इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी किया है या कोई एफआईआर कटवाई है, तो मुझे उसकी डिटेल अभी मेरे पास है नहीं। बाकी जो चीजें आपने पूछी जो मुझे था, मैंने आपके सामने ठीक है बात पेश कर। अच्छा, क्या आप अब भी अपनी उस कही हुई बात पर कायम है जो तैमूर साहब अब से कुछ हफ्ते पहले आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत अपनी मुद्दत जो 1.25 साल 1.5 साल की मुद्दत है वो पूरी करेगी? तो क्या अब भी आप उसी पर कायम है या आप समझते हैं कि अब उसमें कुछ थोड़ा बहुत रद्दोबदल है, ये देखते हुए कि हालात क्या हैं, जिसमें लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है? कराची में भी आप रहते हैं, सिंध में भी आप आते जाते रहते हैं, बहुत लोड शेडिंग वहाँ पर भी हो रही है, पूरे मुल्क में ही हो रही है। बिल्कुल हनीमा, इन लोगों ने जो जो मसले मसाइल हमारे साथ किए थे, इन लोगों ने जो जो प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के साथ किए हैं, इन्होंने जिस तरह से मुल्क को आईएमएफ को बेच के आए हैं, तो ये चीजें होनी थी। और ये जो चीजें आज हो रही हैं, जो प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं, जो डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, ये सारी चीजें आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले प्रेडिक्ट की थी कि यस दिस इज गोइंग टू हैपन। हालात बहुत खराब होंगे, बहुत मेहनत करनी होगी और इसी वजह से हम इस कंसेंसस पे आए, क्योंकि एक मेहनती आदमी है शहबाज शरीफ साहब। हमें पता है कि वो सुबह 7 बजे से दफ्तर पहुंच के अपने काम लगता है और हम समझते हैं कि हम सब मिल के काम करेंगे तो ही इस मुल्क को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। अगर ब्लेम गेम की बात आती है तो हम इनका ब्लेम नहीं उठा सकते, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हमें शहबाज शरीफ साहब को ये 1.5 साल देना होगा ताकि इस मुल्क को वापस ऑन द ट्रैक लाए और उसके बाद इलेक्शन हो। मैं अभी भी यही समझता हूँ कि और कोई तहकीकात नहीं है। अगर शहबाज शरीफ इस मुसीबत से पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियों की मदद के साथ नहीं निकाल सकता, तो ना कोई केयरटेकर मुल्क के हालात बेहतर कर सकता है और ना ही ऐसा कोई और शख्स है जो आके एकदम से जादू की छड़ी घुमाएगा और सारे हालात वापस ठीक हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ और आगे महीना 2 महीना मे भी 3 महीने हमें ये हालात फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। जो हम अभी काम कर रहे हैं, जो हमारी पॉलिसीज हैं, उनका रिजल्ट आने में वी विल नीड टू वेट फॉर अ मंथ और सो। ठीक, लेकिन अगर आईएमएफ से भी कुछ नहीं मिलता तो फिर मजबूरी की हालत में जाना पड़ेगा इलेक्शंस की तरफ? हाँ, मैं इलेक्शन नहीं देखा। देखिए 7 महीने तक तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने के सामने हमारे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई 7 महीने तो उनको दरकार है कम से कम, यानी कि जो बजट अगले महीने आ रहा है, ये बजट हम ही लेके आएंगे, ये बजट ज्वाइंट जो गवर्नमेंट है वो ही लेके आएगी और जब बजट ये ला रहे हैं तो उस पर अमल कराना भी हमें ही पड़ेगा। लिहाजा मैं फिर भी नहीं समझता कि कहीं इलेक्शंस कोई इतना करीब हमें नजर आ रहे हैं। जब तक इस मुल्क को स्टेबलाइज नहीं कर सकते हम, जब तक इस मुल्क को हम वापस इसके पैरों पे खड़े करते, मुझे और कोई ऑप्शन कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक, तैमूर साहब, वी हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर जी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे। तो जो कल रात को मूवमेंट थी अराउंड बली गाला के, जिसमें प्रिजन वैन के बारे में भी बताया जा रहा है,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से ट्वीट भी हुआ है कि इस्लामाबाद पुलिस कैदियों की गाड़ी के साथ बनी गाला पहुंची, जो इमरान खान के टाइगर्स की बड़ी तादाद देखकर वापस चले गई। कल रात का वाकया है कि जिसके बारे में ट्वीट भी की गई। अभी लालचंद साहब ने भी उसका जिक्र किया। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी गौस न्याई साहब, कल रात की ये जो तफसील सामने आई है, अभी लालचंद साहब भी वही बात कर रहे थे, मैंने भी प्रोग्राम के दौरान ट्वीट भी पढ़ी है, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी, सब यही कह रहे हैं कि एक प्रेजेंट वैन पहुंचाई गई रात को बनी गाला। तो क्या खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा है हुकूमत का? देखिए जी, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो जमहूरी लोग हैं और जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे इमरान खान का। हम कोई किसी गिरफ्तारी की कायल नहीं है जी, और न कोई फैसला हुआ है। हमारी जो पॉलिसी है, और राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं। राना सनाउल्लाह साहब की जब आप बात करते हैं न्याय साहब, तो फिर आपकी वो कही वाली जो कही हुई पहली बात है ना, उसका जरा वजन कम हो जाता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो जरा और तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं जी मैं चाहूँ तो 20 बंदा भी ना मैं इकट्ठा होने दूं और वगैरह वगैरह। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जब देखो जमहूरी तरीके से करेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और फिर लेकिन अगर वो कानून को हाथ में लेंगे, कोई तोड़ फोड़ करेंगे, लूट मार करेंगे, तो ज़ाहिर है हुकूमत फिर खामोश तो नहीं रहेगी। तो ये वार्निंग एक किस्म की थी कि अगर आप जब सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे तो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता आप कोई ये नुकसान किसी किसी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी के लड़ाई झगड़ा करेंगे, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों से झगड़ा करेंगे, कहाँ कोई जो आपको अगर पुलिस रास्ते में रुकावट रोक रही है और आप नहीं रोकेंगे नहीं, तो फिर तो खैर रियासत के बाद फिर होते हैं। क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है ना न्याय साहब के 700 लोगों की फहरिस्त तैयार की गई है आपकी हुकूमत की तरफ से। सर वो 700 के या 7000 के, ऐसी बात नहीं है। वो 700 तभी गिरफ्तार होंगे जब कानून को हाथ में लेंगे, चाहे 7000 हो चाहे 7 लाख। ये ऐसी फवाद चौधरी और शेख रशीद की बात को वजह न दिया करें। उनका काम तो ये इश्तिहार फैलाना है कि किस तरह अनसर्टेनिटी हो, मतलब जिस तरह उनकी गाली गलौज, जिस तरह आप राना सनाउल्लाह साहब के शहर फैसलाबाद में शेख रशीद ने इस्तेमाल की है, ये कोई सेंसिबल बंदा कर सकता है? और जो जिस तरह का खान साहब ने की है मरियम नवाज साहबा के खिलाफ, तो ये एक तो मतलब है लोग इनको सुनते हैं, ये समझते हैं हम पॉपुलर हैं, लेकिन खुद अपने हल्के में शेख रशीद हमेशा जब भी जीता है तो या नून की वोटों से जीता है या पीटीआई के वोटों से जीता है, खुद इनकी नहीं है। लोग इनको सुनकर जाया करते हैं, लेकिन फवाद चौधरी और शेख रशीद इनकी लोग बातें सुनते हैं, अनजाया करते हैं, 22 से ज्यादा कोई नहीं। लेकिन जिसकी जबान उसने की है और उसके मुताबिक दोबारा की, तो ये तो फिर कानून तो हरकत में आएगा। अगर इस तरह जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम इस तरह करेंगे और रेड जोन में दाखिल हो जाएंगे और ये करेंगे, तो फिर उस तरह पूरे जो इनके प्रोटेस्ट के लिए हम SOPs तैयार कर रहे हैं और इनको जब ये ऐलान करेंगे तो SOPs के हवाले कर देंगे कि ये SOPs हैं, वहाँ तैयार करें। ठीक है, कानून के दायरे में कभी हमने रुकावट ना डाली है, ना इंशाल्लाह डालेंगे। ठीक है जी। तैमूर तालपुर साहब जी, प्रोटेस्ट किया, उन्हें मिसाल कायम की है। ठीक, इस्लामाबाद बाग में कोई एक अमला भी नहीं टूटा, हमने जमहूरी तरीके से किया है, इनको सिखाया कि ऐसे एहतजाज किया जाता है। ठीक, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान जिस तरह इश्तिहार दिला रहे हैं, तो इसका बात का कभी इम्कान है कि ये इसके जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, वो तोड़ फोड़ करे से, तो ज़ाहिर है कानून तो हरकत में आएगा। ठीक। तैमूर तालपुर साहब, अभी जब मैंने आपसे पहले गुफ्तगू की तो वहाँ पर हलीम आदिल शेख साहब या आलमगीर खान साहब के हवाले से तो बात की, लेकिन फिर वाशिद शरीफ साहब को भी मैंने हवाला दिया कि हैदराबाद में उन पर एक FIR दर्ज हुई है। इसकी क्या तफसील है? बड़ा कंडेम किया जा रहा है इसको भी। देखिए जी, ऐसा कोई भी शख्स मेरे ख्याल से रियासत नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो MNA हो, चाहे वो MP हो, जिसके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। FIR का मतलब है कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। कानून के मुताबिक कोई भी FIR दर्ज करने जाता है तो उसकी FIR कानून को लेनी पड़ती है। तो FIR किसी पे कटना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तैमूर साहब, ये तो हर आम और खास पर लागू फिर होना चाहिए ना। यहाँ पे तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है कि काम आदमी ये काम करवाना चाहे तो उसकी सुनी नहीं जाती, क्योंकि दूसरी तरफ असर रसूख वाले लोग हैं, और अगर असर रसूख वाले निकलें ये काम करवाने तो झटपट में हो जाता है। मैं अभी सिटिंग मिनिस्टर हूँ, सिंध काबीना का मेंबर हूँ। जब मैं वजीर ही था तो मेरे पे FIR कटी थी कराची में, वो कि मेरा अपना सूबा है, और फिर वो कोर्ट में इन्वेस्टिगेट हुई
और जब वो झूठी वीटो कोर्ट ने ही खत्म कर दी, तो मेरे ख्याल से कोई ऊंच नीच हम कम से कम सिंध के सूबे में किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझते, कानून हर किसी के लिए बराबर समझते हैं। आपने देखा यहाँ तक जब मर्डर का मामला आया कराची में, तो हमारे एमपीए को हमने ना ही सिर्फ कोर्ट में पेश किया, उसकी गिरफ्तारी दिखाई और उस पर जिस तरह से अगली पार्टी ने कहा हमने उस तरह से एफआईआर भी करवाई। ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास आप एग्जाम्पल देखेंगे तो कहीं भी ड्यूल स्टैंडर्ड का नहीं आएगा। हाँ, इनके वफाकी वजीर जो होते थे उनकी एफआईआर होनी होती थी, मर्डर के केसेस होते थे, चलान हुआ होता था, पर वो गिरफ्तार आज तक नहीं। ठीक है, तो अरशद शरीफ साहब के क्या कोई एंटी स्टेट रिमार्क्स पर हुआ है? ये क्या तफसील है इसकी, कुछ आप बता सकते हैं तैमूर साहब? मुमताज साहब, आप थोड़ा मुझे अगर पहले बता दें तो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेता, पर मैं उसमें मुझे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मुझे ये पता है कि सिंध हुकूमत कैसे कोई ताल्लुक नहीं है। सिंध हुकूमत कैसे कोई ताल्लुक नहीं है? सिंध हुकूमत कैसे ताल्लुक नहीं है? तो खास तौर पे सिंध का चुनाव करना और फिर हैदराबाद में, वो तो इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में भी हो सकता था। वो मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि ये हुकूमत की तरफ से एफआईआर हुई है या किसी और इदारे या किसी और पर्सन की तरफ से एफआईआर हुई है। ठीक, लालचंद साहब आपकी तरफ आते हुए, लॉन्ग मार्च की तैयारियों में क्या कोई प्लान में रद्दोबदल है या अभी भी आप उसी पर कायम हैं कि लॉन्ग मार्च होकर रहेगा? कल कोर कमेटी का इजलास बुलाया गया है, कुछ हलकों से ये सुनने में आ रहा है कि जून में होगा, कुछ का ये कहना है कि 29 तारीख को गालिबन ये तारीख दे दी जाएगी लॉन्ग मार्च की। देखिए, पहली बात तो आप अरशद शरीफ की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ अरशद शरीफ लेकिन सिंध में और पूरे पाकिस्तान में ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने सबसे पहले तो मजहब का इस्तेमाल किया, मजहब कार्ड खेला और एफआईआर की। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि शीरी मदारी की हम गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वहाँ पे अलाइड गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी भी उतनी ही जिम्मेवार है इस सारी मुहिम के जितना नून लीग है। आपने एक सवाल किया, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। जी आ रही है जी। देखिए, ये मौजूदा हुकूमत जो है कोई फैसला करने से कासिर है। ये 13 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मिली हैं, ये खुद को बहुत तजर्बेकार कहती हैं, लेकिन ये भी फैसला नहीं कर सकती कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी। उसके लिए ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो और इसमें सारे जो सिक्योरिटी इदारे भी हों और वो खुद पे ये सब कुछ जो सारा जो बर्डन है वो बियर करें और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम समझते हैं ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये नाअहल हुकूमत है। आज भी आसिफ जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की हैं और उन्होंने स्पीच उनकी लिखी हुई है, किसी वक्त उनको अनाउंस करना है, लेकिन असेंबली को डिसॉल्व करना, लेकिन जरदारी साहब शायद उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। जहां तक आजादी मार्च का आप कह रहे हैं, तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, इंशाल्लाह उसका फैसला कल हो जाएगा कि कौन सी तारीख को हम आजादी मार्च लेके आएंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे या केपीके से पेशावर से इस्लामाबाद आएंगे? देखिए, पूरे पाकिस्तान से काफिले निकलेंगे और उनका जो रुख होगा वो इस्लामाबाद की तरफ होगा और ये इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ये तब तक वहां रुकेंगे जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत घर ना चली जाए। उसको रोकने के लिए राना सनाउल्लाह जैसे जो वज़रा है वो तैश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, लेकिन वो पुरअमन रहेंगे। और अगर इमरान खान को इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की या रोकने की कोशिश की तो उसके संगीन नताइज होंगे और ये हुकूमत उसकी खुद जिम्मेवार होगी। माजी में भी आपने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 120 दिन धरना दिया, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो। उस पे आंसू गैस फेंका गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पे झूठे मुकदमात बनाए गए। लेकिन अब ये मामला नहीं चलेंगे और हर सूरत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह कल ऐलान भी करेगी और ये आजाद मार्च करेगी और इस मुल्क में जो ये गुलामी की तरफ जो धकेल दिया है इन 13 पार्टियों ने, ये जो पीटीए में भी शामिल थी और ये जो स्टेटस को की जमायतें हैं उनको जो है इंशाल्लाह हम करारा जवाब देंगे। जी न्याय साहब, आपकी नज़र में क्या आपको लग रहा है कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं कि अगले हफ्ते असेंबलियां तहलील कर दी जाएं? देखिए जी, हर वक्त ये अफवाहें तो चलती रहती हैं और आपने आज इसके में आज स्टेटमेंट भी दी है। आपकी अपनी वैसे जाती राय में क्या मुल्क के साथ ज्यादती नहीं हो रही है?
ज्यादती तो हो रही है। ज्यादती तो जिस तरह के हमारे मुआशी हालात हैं, तो सबको, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे होना चाहिए। और अभी लालचंद साहब भी खुद कह रहे हैं कि जी तमाम मुल्क स्टेक होल्डर्स और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए। और यही बात जब हम पोजीशन में, तो हम यही कहते थे, उस वक्त ये हमारी बात मानते नहीं थे। अब ये भी समझते हैं कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे नहीं बैठेंगे, इस मसले का हल नहीं निकालेंगे, मुल्क आगे नहीं चलेगा। इनको समझ सारी है, लेकिन सब चीजों के आगे खान साहब की अना आ जाती है आगे। जी जी, बात अपनी जारी रखिए न्याय साहब। सबके सामने जो इसके सामने इमरान खान साहब की अना आ जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने अपोजिशन से नहीं मिलना। वो तो जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी हाथ ही मिलाना चाहते थे, हालांकि उस वक्त हुकूमत का फर्ज होता है कि अपोजिशन को साथ लेके चले। अब तो वो एक हजूम को इकट्ठा करके फिर स्पीच करते हैं, फिर गाली गलौज करके शाम को रिलैक्स होकर सो जाते हैं। उनको तो मुल्क की परवाह ही नहीं है। उनका जो वज़ीर आला कहता है कि हम जो KPK का वज़ीर आला है कि हम अफगानिस्तान चले जाएंगे, यहाँ हमारे लिए जमीन तंग हो रही, इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। तो इस तरह मुल्क, तो इनको भी चाहिए कि उस मुल्क पर रहम करें। और अब भी हमारा तो पहले भी यही आइडिया था, अब भी यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे होना चाहिए। और फिर जिस तरह हमने, अब देखे ना, एक हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो 1974 में, और फिर हमने वो कंप्लीट हुआ 85 में, और फिर हमने एटमी धमाका किया 1998 में। तो उस दौरान तमाम स्टेक होल्डर्स और हमारी एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाब किया। इसी तरह हम अपने मुआशी पॉलिसियों के लिए भी इकट्ठे हो जाएं, और उस पर जिसकी भी हुकूमत है वो करे, लेकिन एक मुआशी जो प्लान है हमारा इकट्ठा बन जाए। नहीं, लेकिन ऐसा भी, ये कैसा आपका मुआशी प्लान है कि जिसके अंदर ना आप दाएं जा पा रहे हैं ना बाएं जा पा रहे हैं, कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं, घबराए हुए हैं आप, और उस फैसला साजी से मुल्क को नुकसान भी हो रहा है, इसका भी आपको अदराक है, लेकिन वो फैसला नहीं हो पा रहा। और पेट्रोल बढ़ाने के लिए, फैसला करने के लिए काबीना की मीटिंग नहीं, कौमी असम्बली का इजलास नहीं, बल्कि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाकर ये उनके कंधों पर रखकर फैसला करवाना चाह रहे हैं। और फिर आप हुकूमत को लेके चलाए रखने के लिए भी, पहले आप खुद कहते रहे हैं कि जी अब न्यूट्रल्स हैं और वो बिल्कुल किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है, और फिर आप उनको खुद इसमें घसीटते भी हैं ये बयान देके कि जी पिछली हुकूमत को मुख्तदर हलकों ने 3.5 साल कितना सपोर्ट किया, हमें उसका 30% भी मिल जाए तो हम क्या से क्या कर दें। न्याय साहब जी, हम वक्फा ले लेते हैं जी, कनेक्टिविटी का इशू है न्याय साहब के साथ। जो मैंने सवाल पूछा है, इसी सवाल को मैं दोहरा दूंगा और इस पर उनकी राय भी ले लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। न्याय साहब की तरफ चलते हैं। न्याय साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी, सवाल आपने सुन लिया था जो वक्फे से पहले मैंने आपसे किया था, या दोहरा दूं? मेरी वक्फे से पहले मैंने गुजारिश की थी कि आप मुआशी पॉलिसी की बात कर रहे थे, मुआशी प्लान की बात कर रहे थे, तो एक तरफ आप प्लान की बात करते हैं जिसमें आपसे फैसला साजी नहीं हो रही, घबरा रहे हैं आप, और पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने के लिए काबीना का इजलास या कौमी असम्बली का इजलास या इत्तेहादियों का इजलास बुलाकर फैसला करने के बजाय आप कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाकर, जिसका काम नहीं है इस तरह की चीज़ों पर बात करना, उसके कंधे पे रखकर आप ये बंदूक चलाना चाह रहे हैं कि जी वो ये फैसला कर दें। और फिर साथ ही आप एक तरफ कहते हैं जी न्यूट्रल्स अब न्यूट्रल्स हैं और सियासत में उनका कोई अमल दखल नहीं है, और फिर शहबाज शरीफ साहब ये बयान भी देते हैं कि जी मुख्तदर हलकों ने जिस तरह से 3.5 साल PTI की हुकूमत को सपोर्ट किया, अगर उसका 30% हमें ही मिल जाए तो हम क्या से क्या कर दें। ये हमारे शुरू से नारा रहा है कि जी तमाम इदारों को अपने एक डोमेन में रहना चाहिए, जो कि 73 कानून तय करता है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट अपने दायरे में रहे, चाहे एग्जेक्टिव अभी अपने दायरे अख्तियार में रहे। तो हम तो शुरू से इस बात के कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल रहे, किसी किस्म की मुदाखलत ना हो। तो कौमी सलामती के तुम्हें देखो ना, इसमें आप जिस तरह एक कोई आप पेट्रोल की रेट बढ़ाना और 70 रुपए एकदम से रेट बढ़ाना, ये एक तो मतलब इमरजेंसी है, एक इमरजेंसी की सूरत हाल है। इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं सर, लेकिन इकोनॉमी के मामलात में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का काम नहीं है सर। नहीं सर, आप तो कैसे ठीक करना है वो तो हमारी टीम करेगी, वो तो हमारी माशी टीम करेगी, लेकिन मुल्क को तो स्टेबिलिटी तो चाहिए ना, उसके लिए तमाम हल्के हैं जो
हमें उनकी सपोर्ट होनी चाहिए। कल अब हम फैसला लें और फिर इमरान खान और ये कोई और पोजीशन ऑफ पार्टी सड़कों पे आ जाए, हमारा रास्ता रोके, या देखो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क आगे नहीं चलेगा। आप मुल्क आगे जब तक सियासतदान मिलकर नहीं बैठेंगे, तो जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इस तरह लोग सड़कों पे होंगे, और फिर बेचैनी की तो आप चाह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर उनसे कहा जाए कि जी अगर अमन अमान की सूरत हाल खराब होती है या अवाम का रिएक्शन आता है तो वो आपने संभाल लें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखो ना, एक इम्प्रेशन जाएगा कि तमाम वाकई जो है ना, एक तमाम आवाम समझेंगे कि इस पे तमाम वाकई मुल्क में ऐसे हालात हैं कि तमाम इदारे। पर सर मुझे सर प्लीज सर ये समझा दें कि नेशनल सिक्योरिटी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाकर उनसे फैसले में क्यों आप मुशावरत कर रहे हैं? उनको क्यों आप इसमें लेकर आ रहे हैं? आप खुद फैसले करें। माशाल्लाह आपके इतने सियासी करियर हैं, इतने मंजे हुए सियासतदान हैं, शहबाज शरीफ साहब का इतना तजुर्बा है। अब देखो ना जी, एक किस्म की सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना। एक हुकूमत हमारी जिस तरह का एक दो वोटों की अक्सरियत से है, और फिर भी कोई ऐसी उसके लिए भी मतलब जो भी हम किसी से कोई लोन लेंगे या हम एक बड़ा स्टेप लेते हैं, तो फिर कोई ऐसा कोई सूरत हाल ना पैदा करा जाए जिससे हमारी आप दूसरे अल्फाज में ये चाह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से ये गारंटी भी ली जाए कि 1.5 साल आपने हमारी हुकूमत को बचा कर रखना है, गिरने नहीं देना। बचा के तो फिर हमने खुद ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लेके चलेंगे, लेकिन जिस तरह के अनसर्टेनिटी है उससे बचने के लिए और आवाम को देने के लिए, मसलन मैं 70 रुपए पेट्रोल अगर बढ़ा रहे हैं तो ज़ाहिर हमारी हुकूमत एकदम 70 नहीं बढ़ाएगी, इस बार बढ़ाएगी, जो की बजाय सब्सिडी देगी 30-35 रुपए बढ़ाएगी। तो इसमें तमाम जब अदारे बैठेंगे तो आवाम समझेंगे कि जी ये वाकई हालात ऐसे थे जिसकी वजह से हुकूमत बढ़ा रही है। अदरवाइज तो इमरान खान इस तरह सड़कों पे है, रोजाना झूठ बोलता है और फिर गालियों में देता है, तो आम समझे कि शायद हुकूमत से कुछ नहीं हो रहा। बात ये होती है कि और फिर हमें जब इदारे की सब एक सपोर्ट होगी और देश सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से होगी कि ये हुकूमत वक्त पूरा करेगी, तो जो हम इन्वेस्ट करेंगे, काम करेंगे, जो हमारे मुल्क को लोन देगा, तो फिर कोई श्योरिटी होगी कि ये हुकूमत चलेगी। अब एक बंदे की मार्केट में जिस तरह होता है कोई अनसर्टेनिटी हो, तो फिर लोग आपके साथ तामन नहीं करते। दूसरे मुल्क करते हैं तजारती लिहाज से, अफगानिस्तान हो चाहे दूसरे हमारे यूरोपीय मालिक हो, बहुत से एग्रीमेंट करते हैं। इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, मुलाजमत के जो जरिए पैदा किए जाएंगे। तो जब तक बहुत बड़े स्टेप हमें लेने पड़ेंगे, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को वैसे भी जो है ना एक पेज पे आना होगा, आप इकट्ठे चलना के एक प्रेशर देना होगा। मैं लालचंद साहब की जरा राय ले लूं। सर लालचंद साहब, आप एक एंगल ये भी तो है कि आप बजाय इसके कि आप अनाउंस कर दें लॉन्ग मार्च का, और जब जाहिर सी बात है लॉन्ग मार्च होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और हर कोई इस शुबे में होगा कि पता नहीं हुकूमत ने रहना है नहीं रहना है। तो हमारी मईशत जो पहले ही बड़ी मुश्किल में है, मैं लफ्ज़ वेंटिलेटर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव उसमें चला जाता है, लेकिन हमारी मईशत मुश्किल में है, मज़ीद मुश्किल में चली जाएगी जितने दिन आप लोगों का एहतजाज जारी रहेगा या आप धरना देंगे। तो मुल्क को तो इस मुश्किल सूरत हाल से निकालना है ना, मुल्क को बचाना है। सियासत तो फिर बात की बातें हैं, मुल्क होगा, मुल्क चलेगा, मुल्क की मईशत ठीक होगी तो सियासत भी होएगी, सियासत भी चलेगी, सब कुछ होगा। तो क्या ये आप नहीं समझते कि हुकूमत को आप थोड़ा सा स्पेस दें कि ज़रा काम करें? आपको पता ही है कि क्या हालात हैं, आप ही को उसका फ़ायदा होगा पॉलिटिकली। जब हुकूमत अगर फ़र्ज़ कीजिए इन केस डिलीवर नहीं कर पाती तो आपको उसका फ़ायदा होगा, विन विन सिचुएशन है आपके लिए। अली मुमताज, देखिए ये हुकूमत का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की आज़ादी का मामला है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान की कौम फैसला कर बैठी है कि उसको हर सूरत में आज़ादी चाहिए और ये गुलामी की जो उनकी सोच है उसको ख़त्म होना चाहिए। अब देखिए, मईशत हर मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कल अगर आपने अखबारात देखे हो तो नेशनल अकाउंट्स कमेटी जो है, जो सिटिंग सेक्रेटरी है प्लानिंग कमीशन का, उसके सरबराही में जो है वो बैठी है और उसने हमारी हुकूमत के डेटा जो है वो उन्होंने रिलीज किया है। उसके मुताबिक इकोनॉमी 6% से ग्रो कर रही थी, 5.97
बिल्कुल जो IMF और वर्ल्ड बैंक कह रही थी कि हम 4 या 4.5% से ग्रो करेंगे, उससे भी काफी हद तक आगे चली गई। वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन हमें पता था कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और आपने उसी रिपोर्ट में है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, इंडस्ट्री ने बहुत ग्रोथ आई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आई है, आपके आपके सारे जो क्रॉप्स हैं उनमें जबरदस्त किस्म की ग्रोथ आई है। तो इकोनॉमी एक ट्रैक पे आ गई थी, इकोनॉमी स्टेबल हो गई थी, इकोनॉमी ग्रो हो रही थी। अब हमने इमरान खान ने जो भी जो कंसर्न इदारे थे उनको बताया था, अगर इस तरह डिस्टेबलाइजेशन होगी तो जो बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी को हमने स्टेबलाइज किया है वो मुतासिर होगी। अब जो मौजूदा हुकूमत है अली मुमताज, देखें ये फैसले नहीं कर सकती, ये 2 वोटों पे खड़ी है, और वो भी पता नहीं इसके साथ कभी चले जाएं। ये 13 तो पार्टियां हैं, एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे फैसले करते हैं इस्लामाबाद में, और दूसरे जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बिठा के रखे हैं वो जो अपना लंदन में फैसले करते हैं। 2 हुकूमतें चल रही हैं, ये एक दूसरे से मशवरे के बगैर कोई काम कर नहीं सकते। उनकी कोई अथॉरिटी शहबाज शरीफ के पास है नहीं, उसको हर दूसरा फैसला करने के लिए उनको पीछे मुड़ के देखना पड़ता है, और यही वजह है। अब ये कह रहे हैं कि हम फैसला कर नहीं सकते क्योंकि हमने कोई इनके लिए लैंड माइन्स बिछा रखी थी। कोई लैंड माइन नहीं थी, हमने अपनी इकोनॉमी में इतनी स्टेबलाइजेशन कर दी थी, इकोनॉमी ग्रो कर गई थी कि हम आवाम को रिलीफ सके। अब ये आवाम को रिलीफ दे ही नहीं सकते, ये हेले बहाने बना के अब ये हुकूमत नहीं कर पा रहे। मसला ये है, ये खुद कह रहे हैं इनके कि हम हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। हाथ पांव उनके किसी और ने नहीं बांधे, आसिफ जरदारी ने इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं जिससे वो निकल नहीं सकते। ठीक है तैमूर तालपुर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने हाथ पांव बांधे हुए हैं, और जो मौजूदा सिचुएशन है वो डेफिनेटली बड़ी वरिंग है। और अभी खान साहब अपने जलसों में कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब मज़े से बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, कि सारी तनकीद और बुरा भला जो कहा जा रहा है वो नून लीग को कहा जा रहा है। देखिए जी, वो वक्त अब खत्म हो गया जब एक शख्स दोपहर को जब नींद से उठता था तो एक फैसला करता था। वो कहते हैं मेरा माली भी सुबह 6 बजे उठ जाता है। वो माली ही उठता है बस, और कोई नहीं उठा हुआ होता। और 6 बजे एक फैसला होता था, और जब डबल ट्रिपल डोज लग जाते थे तो फिर आखिर में सारे फैसले रात को चेंज हो जाते थे। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे फैसले मुशारफ से हो रहे हैं। बिल्कुल हमें जो चीज जहाँ चाहिए होगी उस चीज को हम लेके आएंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जो इनसे नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो खुद प्राइम मिनिस्टर कभी जाते नहीं था सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता था, पर हम इंपॉर्टेंस देते हैं और हम देते रहेंगे। वैसे तैमूर साहब सारी बातें छोड़ें, वो एक बात ज़हन में आ गई। आपको मुबारक हो, आपके इत्तेहादियों को मुबारक हो कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान साहब हैं। और राजा रियाज साहब अगर खिताब करेंगे बतौर अपोजिशन लीडर तो ज़रा इमेजिन करें क्या कहेंगे। वो सबसे पहले यही कहेंगे कि ये जो PTI कहती है कि बारले मुल्क ने साजिश की है। बिल्कुल, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन की और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की, और मैं लालचंद को भी मुबारक देता हूँ। यही है तरीकेकार, जब सारे एक पेज पे होंगे, आपकी अपोजिशन, आपकी गवर्नमेंट सब मिलकर एक साथ फैसले करेंगे, एक साथ काम करेंगे, और यही तरीका है इस मुल्क को निकालने का। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था अली मुमताज साहब, जिन्होंने किया वो खुद परेशान हो गए, मुल्क को तबाही बर्बादी के पास हम ले गए। लिहाजा अब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया है, और ये जो प्रिजन वैन वगैरह की बातें कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को गिरफ्तार करना हो तो हमारे पास वो सारे उज़्वे हुकूमत के पास होते हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है। तो हवा में फायर कोई नहीं कर रहा है। ये कोई ऐसी हरकत ना करें कि इमरान खान को गिरफ्तार करना पड़े। अगर गिरफ्तार किया तो ये सारे गैर सियासी लोग हैं, ना 2 दिन जेल में रह सकेंगे, ना 2 दिन रेल में गुजार सकेंगे। आप हक में हैं खान साहब के गिरफ्तारी के? मैं समझता हूँ मैं किसी की भी गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ। मैं जमहूरी इंसान हूँ, मैं एक जमहूरी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, पर अगर कोई मेरे मुल्क को नुकसान देने की कोशिश करेगा, अगर कोई हमारे लोगों को झूठ मूठ बोल के बागी करने की कोशिश करेगा, तो मैं समझता हूँ जो भी सजा उसको मिले वो कम है। लालचंद साहब क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। और सिर्फ मैं ये आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं बात ना करूं तो मुझे बड़ा दुख होगा। जिस तरह से इमरान खान ने अपनी एक बार और हकीकत दिखाई, अपना जानवर जो उसके अंदर है वो दिखाया, जिस तरह से हमारी बहन मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात की, उसका घटियापन, उसकी घटिया सोच सामने आ गई। और मैं नहीं समझता कोई भी बाप बेटियों वाला होगा तो
इस किस्म की कभी बात करेगा। और आज मुझे यकीन हुआ कि वो जो सजा अमेरिका की स्टेट में इमरान खान को आई थी उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल आज समझूंगा कि लोग आज उसकी असलियत के बारे में सोच रहे होंगे और उस जज को भी सलाम पेश करेंगे जिसने सजा दी थी इमरान खान को। ठीक जी, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू सर, लालचंद साहब। देखिए, ये जो अब जो हुकूमत में हैं हमारे जो मुखालफिन हैं, ये हमेशा जाती हमले करते हैं। ये खान साहब पे कभी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकते और वो एक नीट एंड क्लीन इंसान हैं और इन्होंने कभी भी ऑन जो है किसी फोरम पे करप्शन को कंडेम नहीं किया है। अब इनके लिए एडवाइस ही है वज़रा साहिबान के लिए और हुकूमत में जो एमएनएस बैठे हुए हैं कि आप ना बोरिया बिस्तर गोल करें। ये हफ्ता उनका आखिरी है और इंशाल्लाह इसी हफ्ते इमरान खान अपने टाइगर्स के साथ और टाइग्रेसेस के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे और नए इलेक्शन का ऐलान। ठीक है जी, एक ब्रेक लेने सर, बल्कि प्रोग्राम को क्लोज करना है। लालचंद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। गौस खान न्याई साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया और तैमूर तालपुर साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब कल देखते हैं कि क्या फैसला होता है कोर कमेटी के इजलास में कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख क्या मई की ही दी जाती है या फिर इस मामले को अगले महीने पर लेकर जाया जाता है। और असम्बलियाँ तहलील होने को लेकर जो कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, कहा जा रहा है अगले 48 घंटे बड़े अहम है, अगले 72 घंटे बड़े अहम है। तो देखते हैं कि कितने घंटे अहम है और कितने नहीं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये चीज़ें ज़रा वाज़ेह हो जाएंगी। मुझे अली मुमताज़ को जी आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।